Assalamualaikum. Welcome to Rise and Shine. Good morning. On 365 News. Good morning everyone. मैं हूं नादिया खान, जोहेब हसन मेरे साथ हैं। और कैसे हैं आप लोग? जी बड़ी एनर्जी लग रही है आपके अंदर आज। Always. उसकी वजह है शायद, मुझे लग रहा है एक दो दिन रह गए शायद छुट्टी में, इस वजह से। बस बिल्कुल। हाँ, इस वजह से। मैंने पहले कह दिया था क्या, वरना आप मुझे कह देती ये बात। नहीं, छुट्टी हमारी कोई नहीं है। ईद पे भी हम आपके साथ होंगे, बड़े स्पेशल शोज होंगे। आज शो का आगाज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी यही कि मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस और पुरनूर फजाओं में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं। रूह परवर ये सदाएं हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं जो खुशकिस्मत लोग यहाँ पहुँचे हैं और उनको हज की अदायगी नसीब हुई है। दुआ हम यही करते हैं कि जो लोग रह गए हैं इससे पहले, जिन्होंने फॉर्म्स जमा कराए थे या फिर जिनके दिल में तमन्ना है कि अपने वालिदैन को लेके जाए, खुद भी जाएं, तो वो हज की इस मुक़द्दस सआदत को हासिल करें। हज मनासिक हज का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज बिना में जमा हैं और रात आरजी खेमा बस्ती जो है उन्होंने क़याम करेंगे और आज़मीन हज कल मैदान अरफात का रुख करेंगे और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। तो ये गर्मी बहुत है, शदीद गर्मी है और कहा जा रहा है उनको कि जी आप अपने जो हैं टेंट्स उनमें ही जो है नमाज अदा करें। और मुश्किल चैलेंजिंग है, लेकिन फिर यही तो बहुत चैलेंजिंग है। और लोगों की लोगों की तो तमन्ना भी यही होती है ना, यही वो लेके जाते हैं उम्मीद के उस मुक़द्दस मकाम पर जाके अगर अल्लाह उनको बुला ले अपने हुजूर, तो ये उनके लिए सआदत की बात होती है। तो खैर, लेकिन इंतजामात किए गए हैं और गर्मी भी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा और लाखों की तादाद में जब लोग पहुँचते हैं, आज़मीन पहुँचते हैं, तो ज़रा इंतजामात में कहीं लैप्स भी नज़र आ जाता है पिछले साल जैसे हमने देखा। तो अब ये हमें ज़रूर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की तरफ से जो इंतजामात किए गए, मुख्तलिफ मुल्क जब ममालिक अपने लोगों को भेजते हैं हज पे, तो इंतजामात किए जाते हैं ताकि उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पाकिस्तान से जो आज़मीन गए हैं, इस पर हम ज़रा नज़र रखेंगे कि उनके लिए क्या इंतजामात किए गए थे गवर्नमेंट की सतह पर। कहा भी था कि कंडीशन्ड टेंट्स होंगे, उनके लिए आसानियाँ होंगी, तो अब वो जो बाद में ही पता चलेगा कि हाजी वापस आएंगे। काबे की रौनक, काबे की हुर्मत, क्या बात है। और आप देखें वो देख के ही एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। और सबकी यही सबसे यानी दिली ख्वाहिश अगर कहा जाए जिंदगी में, वो यही होती है कि एक बार आप सामने खड़े हों और काबे के सामने देखकर आप अल्लाह से दुआ मांगे और अपनी गुनाहों की बख्शिश की दुआ उसके तलबगार हों, क्योंकि हमेशा हम तो उसकी रहमत के ही तलबगार हैं। और ऐसी मुक़द्दस जगह पर जाकर फिर उसकी रहमत का तलब करना, तो उम्मीद यही होती है कि वो हमें यानी जो हम मांगेंगे उससे दुआ वो पूरी ज़रूर होगी, जो कि दिल से जो निकलती है दुआ वो ज़रूर पूरी होती है। तो खैर, आप सबको अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाए और जो इस साल नहीं जा सके अगले साल जाएं, उससे अगले साल जाएं और अपने वालिदैन को भी हज कराएं। नियत नहीं छोड़नी, नियत इरादा नहीं छोड़ना, इंशाल्लाह बुलावा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अमीर तरीन लोग भी, गरीब लोग भी जो पैसे जमा करके जाते हैं, वो एक ही तवाफ कर रहे होते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहने हुए हैं। तो ये तज़किया नफ्स भी है, ठीक है। ये उन अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको याद करने का भी ज़ाहिर एक ज़रिया है कि सब जमा हों मुसलमान पूरी दुनिया से। अपने कामों में बिजी रहते हैं लोग पूरे साल, लेकिन जब मक्का में जमा होते हैं तो फिर एक दूसरे की ज़ाहिर है मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से बात होती है, मुलाकात होती है, जो मसाइल हैं एक दूसरे के, तो वो उस पर बड़ा तबादला ख्याल होता है। तो पता चलता है कि मुसलमान कैसे रह रहे हैं पूरी दुनिया में और एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आखिरकार आप किसी भी कोने में है दुनिया के, तो अगर आप मुसलमान हैं तो वो आपका एक रिश्ता है ना, मुसलमान होने के नाते। तो उस रिश्ते को जोड़ने का ये हज, दुनिया भर के मुसलमान आते हैं, एक ही मकसद, एक ही मंजिल। बिल्कुल ऐसे ही। ये खूबसूरत सारी चीज़ों को बाला ताक रख के, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं जिसके लिए आप भागे फिरते हैं, दौड़े फिरते हैं, आप लोगों को धोखा भी देते हैं, अपने आगे निकलने के लिए दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं, कभी कभार दूसरे को धक्का भी दे देते हैं, लोग गिर भी जाते हैं। और बड़े तो ये हज से बदल जाती है वापस आपका एक रिफ्रेशर है। ये ज़ोहेब, मैं लोगों को देखा जिनकी बिल्कुल अपीयरेंस तो छोड़े, सोच, जिंदगी, शख्सियत सब तब्दील हो जाती है। बिल्कुल रिफ्रेशर है ना ये। बिल्कुल वो जो अल्लाह के अहकामात है उनका एक रिफ्रेशर है कि आप दुनिया में आए हैं किसी मकसद के लिए। आप दुनिया में जानवर की तरह नहीं आए हैं रहने के लिए कि एक दूसरे को मार के जिंदा रहो। ये जो दुनियावी हमारी जो नफ्स को ये जो चीजें खराब करती हैं, उससे आप ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं यार, ये मैं किन चीजों पे भाग रहा हूँ। बिल्कुल।
तो रूह की तत्हीर के लिए फिर एक नई जिंदगी का मुझे लगता है आगाज होता है माशाल्लाह। जी, तो हज की हम बात आज करते ही रहेंगे, ज़ाहिर आज तक ये बात हमने करनी थी। तो अगली हमारी जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए हैं। दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। अमेरिका के 249वें यौम आज़ादी पर उन्होंने अमेरिका को मुबारकबाद भी दी है। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात की एक नई तारीख है। अमेरिका पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। पिछले 2-3 साल पहले ज़रा ताल्लुकात में एक सर्द महरी आई थी, लेकिन अब वो बेहतर हो रहे हैं और इसी वाशिंगटन में है बिलावल भी, और इस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बस गजा के मुसलमानों के लिए इतना दिल रोता है। करारदाद पेश हुई, वीटो हो गई। ये भी वही अमेरिका है ना, वही ट्रंप है। और जो हम बात कर रहे थे कि ये जंगों को के खिलाफ हैं, बंद करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट पैलेस्टाइन। पाकिस्तान की कोशिशों से करारदाद पेश तो हुई, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। अच्छा, एक तरफ आप ये देखिए, यहाँ डायकॉटमी है, समझ नहीं आती है, डायकॉटमी है ना। एक तरफ आप दुनिया के आम के लिए बयान दे रहे हैं कि मैं जंगे रोकूंगा, दूसरी तरफ जब करारदाद पेश हो रही है एक सीज फायर की, परमानेंट सीज फायर की, यही समझ नहीं आती कि आपका स्टांस एक होना चाहिए पूरी दुनिया के लिए कि वी डोंट वांट वॉर, और ये इस पोजीशन में है कि अपना इन्फ्लुएंस जो है अपना यूज कर सकते हैं। फिर ट्रंप ने वीटो कर दिया। बिल्कुल बहुत दुख की बात है। ये मुझे दिल से दुख हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी खुशखबरी है ना, नहीं, और इससे पहले नादिया क्या हुआ ये भी तो आप देखें ना। गजा की जो खबर आई, इतना शदीद बम्बार्डमेंट हुआ है, 45 से ज्यादा फलस्तीनी 400 जो है फलस्तीनी जख्मी हुए। हम सिर्फ आपको 24 घंटों की बात बता रहे हैं। बिल्कुल 100 शहीद हो गए। 2-3 रातों की हम ये बात बता रहे हैं, गुज़श्ता जो रात थी। तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इसका वीटो होना, ये बात समझ आती है। प्लीज ये याद रखें, किसी पे भरोसा नहीं करना। ये वक्त की बात होती है। हमारी पोजीशन स्ट्रांग है तो जी हमने सीज फायर करा दिया, हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। बिल्कुल ऐसे, सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रांगेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपने आप को मजबूत रखना बड़ा जरूरी है, लेकिन फलस्तीनियों के साथ बहुत बुरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े अहम दौरे पर हैं और उन्होंने खिताब भी मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ISI और रॉ के मिलकर काम करने की उन्होंने तजवीज़ दी। ये बड़ी यूनिक बात है। हाँ, यूनिक बात है। और उन्होंने जाहिर है क्योंकि देखिए हमारा नेबर तो है ना, और वो कह रहे हैं बयानात की हद तक, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ है हम, जो भी है ठीक है, चले बयानात की हद तक भी मान लेता है, और हम तो एक्चुअली हैं, हम तो उसके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ काम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट ऐसा हो जाए कि आप मिलकर फिर काम करें और कोई ऐसी कमेटी बना दे जो दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक़, उसमें पहलगाम भी हो और दीगर वाक़यात भी हो, उससे मुताल्लिक़ इन्वेस्टिगेट करे, तहकीकात करे, और दोनों मुल्क मिलकर, क्या ये अच्छा हो नहीं, लेकिन हम के लिए काम करें। रॉ करवा रहा है, उनसे क्या बातचीत होगी? जो करवा रहा है, हम तो उनकी ख्वाहिश के लिए हम रास्ते निकालते हैं ना, हम लोग रास्ते निकालते हैं, तो इसलिए। लेकिन मुश्किल की बात वही है कि जिसने किया है, जो मुजरिम है, आप उससे क्या बातचीत करेंगे? जिसने मानना है नहीं और वो खत्म क्यों करेगा? बिल्कुल ऐसी। तो लेकिन तजवीज़ बहुत अच्छी है कि आप मतलब, और दुनिया को बताना, जो कि हमारी नीयत हुई है कि बात करें, वो बात नहीं करना चाहते, सिर्फ इल्जाम लगाना चाहते हैं, हम तो बात करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और पाकिस्तान के लिए खैर एक अचीवमेंट की बात ये भी है कि पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक उनकी कमेटी बनी हुई है, तो पाकिस्तान को उसकी नायब सदारत मिल गई है। ये बड़ी बहुत अच्छी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है, और इसके साथ साथ एक और खबर ये है कि जो तालिबान के ऊपर पाबंदियों के निफाज के लिए जो कमेटी है, उसकी पाकिस्तान को सदारत मिल गई माशाल्लाह। दहशतगर्दी के खिलाफ रिकग्निशन। अब अगर कोई बाहर कोई बात कर कैसे सकता है कि जी तुम लोगों का तो स्टेट ऐसे करता है, ये वो कैसे? आप ये देखें जो हमें इज्जत माशाल्लाह मिल रही है, इट इज अ रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस के पाकिस्तान जो है विक्टिम रहा है टेररिज्म का, लेकिन हमने कभी टेररिज्म को ना एनकरेज किया है ना कभी। बिल्कुल, ये काम इंडिया एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम UN के उन्होंने हमें इसका सदर बनाया, सदारत दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं हमारी के काउंटर टेररिज्म के लिए जो हमारी एफर्ट्स है वो सबके सामने है, और उसी का ये एतराफ है। इसका मतलब जो खबर मैंने सुनी है कि हो सकता है सही हो कि मोदी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये खबर, ये जब चीजें ऐसी खबरें उस तक भी पहुंचती होंगी तो उसका तो खुदकुशी बनता है। शदीद डिप्रेशन की तरफ तो हालात वाकयात की इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब वहां भी लोग जलील कर रहे हैं दुनिया में। आप देख रहे हैं अच्छा, एक तो उसको ये कि एक जलील होना एक तरफ, उससे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा कि पाकिस्तान को इज्जत मिली है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, एक और हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव से मॉस्को में अहम मुलाकात की है, और इसमें दो तरफा ताउन, तिजारत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तारिक फातमी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम और ख़त
सदर पुतिन तक पहुंचाया है। सिंतास मुआहदे की भी इसमें बात की है। तो रूस को भी हम लूप में लेते जा रहे हैं और सारे मामला रूस के साथ भी तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तिजारत हो, दीगर मामला हो, दिफाई। हमारा फ्रेंड सर्कल जो है ना बहुत बड़ा हो गया है। वक्त इतने नहीं हमारे फ्रेंड्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा हम टाइम कैसे देंगे। तुम्हारे पास वक्त है, दूसरे मामले में आपका वक्त बिजी है, हो नहीं, गए हमारे पास बहुत वक्त नहीं है। माशाल्लाह। इतने फ्रेंड्स हैं और सब जो है ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं हाँ। और हर कोई पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहा है। ये कब हुआ? कितने डेकेड्स में नहीं हुआ। माशाल्लाह पाकिस्तानियों फखर से सर उठा के जियो, सफर करो, इधर दुनिया में जाओ अपने पासपोर्ट के साथ। बी प्राउड बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी, वी आर प्राउड पाकिस्तानी। माशाल्लाह। तो वही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करेंगे इतने सारे दोस्त, मतलब सोशल लाइफ हमारी बहुत बिजी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 9 रुकनी वक्त दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वॉशिंगटन पहुंच गया है और 6 जून तक ये बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन में क़याम करेगा। ये जो हमने हेडलाइंस में अपनी टॉप स्टोरी में बताई दिया कि इस वक्त में अभी तक मुलाकातें जो हुई हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें हुई हैं, ममालिक के मंदूबीन से मुलाकातें हुई हैं और अपना मौक़िफ़ ये वक्त सामने रख रहा है। तो इसकी अहमियत को उजागर अपने शो पर हमेशा रोज़ ही हम तकरीबन कर रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है। इस वक्त भी मैं ज्वाइन किया सीनियर एक्सपर्ट है हसन अल अरबी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि ये कल की जो पेशरफ्त हुई है इस पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की जो एक कमेटी है यूएन की, उसकी नायब सदारत मिल गई है और तालिबान पर जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उसके निफाज की कमेटी का पाकिस्तान को सदारत मिली है। तो आप इसको देखते हैं अचीवमेंट और दीगर मामला पर ही बात करें। और कितनी बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया। देखें ये वाकई में बहुत एक बड़ी बात है इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पहलगाम को लेकर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था इंडिया की तरफ से हमेशा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है खित्ते में। लेकिन अभी जो रियलिटी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई है, जो नैरेटिव पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल हुआ है भारत की तरफ से, भारत की जानिब, और जो पूरी दुनिया ने इस वक्त अपनी आंखों से देखा है कि भारत किस तरीके से आबी जारियत भी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 20 सालों से स्पेशली किस तरह टीटीपी और बीएलए की दहशतगर्दी करवा रहा है। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी वाला ये जो पाकिस्तान को नायब सदारत इसकी मिली है और पाकिस्तान का अगेन जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का बयानिया है, पाकिस्तान का स्टैंस है इस खित्ते में दहशतगर्दी को लेकर, उसको इंडोर्स किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। जी अब मुझे ये बताएं कि इस जंग के बाद दुनिया का पाकिस्तान के साथ बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, ये आपको लगता है इसमें बड़ा चेंज आया है? जी कोई डाउट नहीं है इसमें। देखें दुनिया की कोई 4-5 हज़ार साल जो नॉन हिस्ट्री है उसमें तकरीबन 14,700 या 800 जंगें हो चुकी हैं, which makes it 2.8 to 2.9 wars per year। और हमारी ये जो तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये सोसाइटी, ह्यूमन रेस जहाँ पे इस वक्त खड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसको शेप करने में वॉर्स का है। तो जो आदमी 100 साल में नहीं कर सकता, जो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 100 साल में नहीं कर सकती, जंगें वो 10 दिनों में कर देती हैं। और पहलगाम वाले इवेंट के बाद जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में तसादुम हुआ है, जो 6 में और 10 में को जो जंग लड़ी गई है, उसने सिर्फ इस खित्ते की नहीं, उसने दुनिया की पावर डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस किया है और पाकिस्तान को एकदम इसने सेंटर स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया है, टू द एक्सटेंट के इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप के साथ देख रही है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या करने वाला है। 10 दिन या 1 महीने के अंदर ये इतनी बड़ी तब्दीली आना, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मार्वल जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। एंड यस, पाकिस्तान हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और चीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक तजवीज़ आई कि दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज़ हैं वो मिलकर कोई मुश्तरका कोई कमेटी बना दें या ऐसा राब्ता करें ताकि इंसदादी दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं दोनों मिलकर करें और इस खत्ते के अमन के लिए काम करें। वैसे जब ये खबर आई तो पहले एक वन लाइनर पढ़ने में तो ज़रा लगा कि ये क्या बात, लेकिन उसकी डिटेल्स जब आई तो फिर समझ, आपको कैसा लगी ये सजेशन? देखें, पाकिस्तान इंडिया आपस में अगर अमन से रहना चाहे, स्पेशली अगर पाकिस्तान का तो शुरू से स्टैंस काफ़ी क्लियर है
किसी भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर पहलगाम या वाला जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने किया, या जो इल्जाम पाकिस्तान पे ब्लेम गेम की जाती है, पाकिस्तान का स्टैंस हमेशा से क्लियर रहा है कि आप सबूत दें, आप हमें आप एविडेंस दें, या हमें अलाउ करें एविडेंस कलेक्ट। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल हरदीप सिंह निज्जर को इंडियंस ने मारा कनाडा के अंदर। अब 1 साल तक, यानी मारने के फौरन बाद जो रॉ थी, वो रॉ के ऑफिशियल जो ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं, गौरव आर्या जैसे, वो अगले दिन कह रहे थे हमने मरवाया है। देख, लेकिन फिर भी कनाडा ने 1 साल लिया उसको इन्वेस्टिगेट करने में, और 1 साल बाद कहा कि अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है इस कत्ल के अंदर। फ्लॉन्टिंग इट ऑन। सो उसी तरह एक पूरा मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान हमेशा से यही बात करता है कि अगर आपने किसी पे इल्जाम लगाया है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी हुकूमत जो होती है वो मुंह खोल के इल्जाम लगाती है किसी के ऊपर। तो पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये मसला हल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया चाहता ही नहीं है वो मसला हल करना। जब वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब उन्होंने एक ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद करवाया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, जब उन्होंने खुद ही करवाया पहलगाम को भी आप देख लें, उससे पहले पुलवामा को भी देख लें, इनके अपने ऑफिशियल्स ने कहा नहीं बाद में कि हमने खुद करवाया है। बिल्कुल। रॉ का डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ इस दफा क्लासिफाइड की, जिसमें लिखा हुआ था पहलगाम खुद करवाया। अच्छा, जब वो ये खुद अहमद, ये करवाएंगे- बताएं कि विद योर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, माशाल्लाह आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते होंगे। इंडिया में इस वक्त 2 मसले चल रहे हैं। एक तो एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान से हारने पे, ठीक है। दूसरा, चाइना की तरफ से वो बहुत परेशान है, उनको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, और उनका अगर मीडिया देखो उनके, तो वो हमें शायद अंदाज़ा नहीं कि कितने परेशान है वो चाइना को लेके कि जी चाइना है हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, हमारे खिलाफ वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है, और ये कि चाइना, ये जो चाइना है पाकिस्तान के साथ मिल गया है और हमारे पे ये दोनों मिल के जो है हमारे ऊपर आफत लाना चाह रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? जी देखिए, आप जब फॉरेन पॉलिसी इन्होंने जिस तरीके से अपनी तैयार की, जिस तरीके से ये जयशंकर को सामने लेके आए और अपनी एक बिल्कुल एक उसको कहते हैं आप, एक प्रोपेगेंडा के ऊपर हवा के अंदर इन्होंने महल बना लिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी का, और ये कहते थे कि इंडिया जो है दुनिया की उभरती सुपर पावर है, बीट कर देगा चाइना को भी और अमेरिका को भी आने वाले चंद दिनों में। इन्होंने अपना जो सियासी बयानिया और फॉरेन पॉलिसी थी वो जंग के ऊपर बिल्ड की कि हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को, हम चाइना को भी तबाह कर देंगे, अमेरिका को, ये लोग कहते थे। और कहते हैं कि जो आप जंग के ऊपर फॉरेन पॉलिसी तैयार करें, उसका पता सिर्फ उस वक्त चलता है जब जंग होती है, जी, जब तसादुम, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ, तो दे वर बैडली एक्सपोज्ड। आज से पहले इस तरीके से इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के एतबार से कभी भी इतना एक्सपोज नहीं रहा। सही, और लेकिन अब चाइना उनके का लिए- प्लान क्या है इंडिया को लेके? आपको लगता है कि चाइना एग्जैक्टली चाहता क्या है? वो उनका क्या जी, प्लान? मैं आपको क्या मैं- लगता है जो हालात और वाकयात हैं? जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। चाइना के प्लान की बात नहीं है यहाँ पे। चाइना का, पाकिस्तान का प्लान जो है उसकी बात नहीं है यहाँ पे। इंडिया खित्ते को इस नहज पे ले आया है कि चाइना और पाकिस्तान मजबूर है कि अपनी बका के लिए बिल्कुल, उसने फ्रंट्स खोल लिए, मुख्तलिफ फ्रंट्स खोल लिए, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। करना पड़े। टू गिव देम अ क्लियर मैसेज। अच्छा, ये जो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी, ये तो इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें, लेकिन ये जो आपने भी इससे पहले भी बात की थी ना, वो यूएस ने जो वीटो कर दिया है हाँ, ये बड़े गजा में परमानेंट जंग बंदी, बिल्कुल। और जब फिर यही वो ट्रम्प है जो कहते हैं कि मैं जंगों के खिलाफ जी। हूँ, ट्रेड पे बात करें, ट्रेड करें, और दूसरी तरफ ये चल तो रहा ये है। क्या पेशरफ्त हुई है? और ये ऐसा होता रहा है, कोई भी मुल्क उठ के इनमें से वीटो कर देता है और वो करारदाद खत्म हो जाती है। क्या समझते हैं आप, ये डुअल पॉलिसी चल रही है, या फिर कोई इनकी एस्टैब्लिशमेंट या ट्रम्प के कोई मामला आप देखते हैं? उनके आने से पहले भी सुना जा रहा था इस तरह की बातें। जी देखें, इस वक्त गाजा दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के कॉन्शियस के ऊपर एक सवालिया निशान है। और गाजा में जो हो रहा है वो ये दुनिया का पहला जेनोसाइड है जो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड है। और हर बंदा अपनी लाइव स्क्रीन्स के ऊपर गाजा के अंदर होने वाला कत्लेआम देख रहा है। और हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। गाजा और जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड बात है, आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नो एंटी वॉर रिटोरिक के ऊपर उसको बहुत ज्यादा इस इलेक्शन के अंदर उस रिटोरिक ने सपोर्ट किया है। बिल्कुल। सही। लेकिन अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ही दौर में जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम करने की भी बात हुई थी, और जैरेड कुशनर के जो लिंक्स थे विद द इसराइलीज वो वाजे है, सबके सामने है। सो दो लॉबीज के अंदर पुल है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है उन फैसलों की जो आपने अभी इस अमेरिका के अंदर देखे हैं इसराइल को लेके। तो फिर यूएन, लेकिन फिर यानी ये भी एक और इसमें एक और ये मसला जोड़ लें कि ये यूक्रेन और रशिया का भी सिर्फ मामला इसी में है, क्योंकि वहां भी वो कह रहे हैं कि हम जंगे खत्म करेंगे और यूक्रेन पर हमला कर देता है। बिल्कुल देखिए ऐसे ही हो रहा है। आप अगर ग्राउंड के ऊपर देखें तो एंटी वॉर रिटोरिक बहुत ज्यादा था डोनाल्ड ट्रंप का। उसने ही कहा था मैं यूक्रेन रशिया की जंग खत्म कराऊंगा, मैं इसराइल और गाजा के अंदर जो कत्लेआम हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, मैं उसको खत्म कराऊंगा। लेकिन और दोनों उसने अनाउंस भी किए आने से पहले। लोगों ने कहा, हमारे पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आया नहीं है, जीता इलेक्शन, अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, लेकिन उसने वो जेनोसाइड जो है गाजा के अंदर वो बंद करवा दी और यूक्रेन रशिया की वॉर भी बंद करवा दी है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दोनों जो हैं वो अभी जो यूक्रेन रशिया वाली बात है, आपने देखा किस तरीके से एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात चल रही थी, एक न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही थी यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, और फिर दोबारा से ये इसराइल फलस्तीन और गाजा ये वाला सारा मामला। सो ये क्लियरली शो करता है कि अमेरिका के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भड़के और वो भड़क के वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाए, जो दोबारा से वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, और वो इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं चीजों को। So this is what it is. This is my understanding. इनको अहमद फायदा भी तो होता है कि ये तो आर्म्स की प्रोडक्शन इनकी है। देखा जो बड़े बड़े मुमालिक हैं, इनका काम, इनकी इकोनॉमी चल रही है कि जब इनके वेपन सेल होंगे, जब इनके मिसाइल्स बिकेंगे, तो इतना अनरेस्ट और परेशानी फैला दो कि इनका काम चले, ये बिकें। जाहिर बात है, फिर दूसरे मुमालिक हैं थ्रेट में होंगे तो वो उनसे खरीदेंगे मिसाइल्स वगैरह, जेट्स, चीजें। ये बिजनेस है, ये एक्चुअली ट्रेड तो कर ही रहा है, लेकिन कितनी लोगों की जिंदगी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे जी बिल्कुल। दुनिया का सबसे कामयाब और बड़ा जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, वो वेपन इंडस्ट्री है। और जब तक जंगे नहीं होंगी वो वेपन इंडस्ट्री नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? तो बिल्कुल कैसे पीस चाहेंगे? अहमद हसन अलवी साहब, बहुत शुक्रिया, बंद हो जाएगी। आपने हमें वक्त दिया। तो ये तो पीस कैसे हो सकता है? और आप देखें वो उसमें ये बात समझ में आ रही है कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है। नहीं, और कर कुछ और भी रहे हैं। कर भी शायद वो कुछ और रहे हैं, या उनके कंट्रोल में भी बहुत सारी चीजें नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लॉबीज ऐसी हैं जो काम कर रही हैं और ट्रंप को नहीं करने देंगे। लेकिन इसीलिए हमें जो है ना, कोई ऐसा किसी की बात पे ट्रस्ट करना नहीं चाहिए। खुद अपने आप अपने मुल्क को देखें, उसको स्ट्रांग बनाएं। हिम्मत जो है हमारे लोगों की हमेशा ऐसी स्ट्रांग रहे, हम अपनी जो है फौज और हुकूमत का साथ दें। यूनाइटेड हम इतने स्ट्रांग हैं कि वो हम तभी फिर दुनिया के लिए एक जो है बने हुए हैं कि हमारी तरफ जरा गंदी नजर डाल के तो देखो। बिल्कुल ऐसे तो ये ऐसा ही रहना चाहिए। वी नीड टू नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड जस्ट कीप आवरसेल्व्स अपने स्ट्रांग, और वो बड़ा होना जरूरी। बिल्कुल ऐसे। तो चाइना और भारत की जो हमने बात की, उनके कॉन्फ्लिक्ट की बात की, पानी का मामला है तो इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल इंडिया जिस वाटर बॉम्ब से डर रहा है, जो चाइना उनके खिलाफ तैयार कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम, उनके मीडिया, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जोएब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। कॉफी ठीक है आपकी? चाय भी है। चाय पी रहे? चाय आ गई ना? क्या बात है, टी इज फैंटास्टिक। भारत तो कभी नहीं भूलेगा। और हमारी कॉफी भी बड़ी अच्छी है। मेरे ख्याल कभी आए ना, कॉफी भी ट्राई करें, हमारी कॉफी भी ट्राई करें। इस बार कॉफी हो जाए। हाँ जी, ऐसे चाय तो हो गई थी, इस बार कॉफी हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी, आप इंडिया में ना बहुत मसाइल चल रहे हैं इस वक्त शदीद। हम यहाँ माशाल्लाह जश्न मना रहे हैं और तरक्की की राहों पे गामजन हैं, लेकिन वहाँ बड़ी टेंशन हो रही है। शदीद लड़ाइयाँ, बेइज्जतियाँ और फड्डे, और ऊपर से साथ में उनके ऊपर जो चाइना का प्रेशर है। और आप उनका मीडिया देखें तो वो कह रहे हैं कि जी चाइना हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, हमें जी थ्रेट कर रहे हैं, वाटर बॉम्ब हमारे खिलाफ जो है तैयार कर रहे हैं। अब ये वाटर बॉम्ब क्या है जो उनका मीडिया कह रहा है कि चाइना उनके खिलाफ जो है ना तैयार कर रहा है, वो है इनका ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसके ऊपर ये बहुत रिलाई करते हैं। 30% जो इनका फ्रेश वाटर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, जो वहाँ उनके शहर हैं, 30% वहाँ का पीने का पानी इस रिवर से आता है। बिल्कुल। 44% जो उनका हाइड्रो स्ट्रक्चर है, उसकी कैपेसिटी इस दरिया से, इसके पानी से आती है। और वो याद होगा, नाजरीन को भी याद होगा, हमने एक दफ़ा मैप दिखाया था पूरा, और हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश जो है
उससे ये जो एक चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, वहाँ पे चाइना कह रहा है कि हमारा इलाका है, भारत कह रहा है हमारा इलाका है, लेकिन वहाँ पर ही ये डैम बनाया गया चाइना की तरफ से, जिससे बड़ी तशवीश है और ये भारत इतना को। बड़ा डैम है कि मतलब डैम, बिल्कुल ये ऐसे। इतना बड़ा डैम है कि जिससे ये क्या दो चीजें होती हैं जब आप ऐसे डैम बनाते हैं, तो ये इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, इन स्टेट्स के साथ क्या कर सकते हैं सोहेब? इनका अगर पानी वहां से रोक लेते हैं तो भाई ये तो सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी, जो ये पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, पानी होगा नहीं तो एग्रीकल्चर, पीने का पानी सब बर्बाद हो बिल्कुल जाएगा। ऐसे। दूसरा ये कि जब बारिशें हों, पानी ये खोल देंगे, तब फ्लड, तो flood की सूरत है, सैलाब flooding और की सूरत तबाही है। ही तबाही। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है, एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाएगा वहां। तो यहाँ तो हो नहीं रहा, सिर्फ वो धमकियां दे रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को जैसे मुअत्तल उन्होंने किया है, और वो यही कह रहे हैं कि हम पानी रोक लेंगे और फिर जब मॉनसून सीजन आएगा तो फ्लडिंग हो जाएगी पाकिस्तान में। तो एग्जैक्टली सेम सूरत हाल वहां की हो रही है। और उनके जो एडवाइजर्स हैं, अरे वाह, चाइना के, उन्होंने तो अनाउंस भी कर दिया उन्होंने announce भी कि कर जो दिया। आप सोच रहे हो एक्चुअली बात सही है। हाँ, जो आप जी, सोच जी। रहे हो बात सही है, और अगर आपने पाकिस्तान के साथ ये किया तो हम ये कर देंगे। बिल्कुल, सीनियर तो देखें चाइनीज ना। पॉलिसी एडवाइजर जो हैं विक्टर गाओ, उन्होंने तो कह दिया, अनाउंस कर दिया, इंडिया को बता दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकोगे, हम तुम्हारा जो है ना पानी रोक लेंगे बिल्कुल। बुरी तरह। तो ओके, राइट, तो ये कैच 22 में जो इस वेरी वक्त नाइस। फंस और चुका भी है बड़ी इंडिया। इंटरेस्टिंग बातें जो समझने की है इस रिवर को लेके कि ये वाकई बड़ा सेंसिटिव इशू है और इंडिया में इस वक्त शदीद परेशानी, टेंशन है, बिल्कुल ऐसा ही है, शदीद और है। देखिए ये तो पानी का तो मसला है ही, लेकिन वो जो ये जमीन का प्रॉब्लम है, यानी वो तो अपनी, वो कह रहे हैं कि हमारा है ये इलाका, और अरुणाचल प्रदेश का तकरीबन यानी जो ज्यादातर इलाका है वो ये कह रहे हैं हमारा है, चाइना कह रहा है। तो एक टेरिटरी की भी जंग है और इसके उसमें साथ साथ में बांग्लादेश की सपोर्ट भी है इस बांग्लादेश पानी की। को रोकने में। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें इस वक्त वाटर एक्सपर्ट शिराज बिमन साहब ने ज्वाइन किया। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये कहिएगा, ये तो सेम सूरत हाल भारत हमें धमका रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए, लेकिन चाइना न सिर्फ धमका रहा है बल्कि वहां पे मामला शुरू हो गया और डैम तकरीबन वो बन गया है। तो बड़ी एक भारत के लिए यहाँ भी इस महाज पर भी एक शिकस्त है उन्हें। आवाज नहीं आ रही है शिराज साहब, ये बंद तो नहीं है, बना तो नहीं है अभी, इसमें काफी टाइम है कि मुकम्मल बना होने रहे में। हैं। जी। जो दुनिया का सब दूसरा बड़ा जो है ना वो हाइड्रो पावर का डैम है, जिसमें 24,000 मेगावाट की बिजली पैदा होगी और उतना ही बड़ा पानी का जखीरा होगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि चाइना की पॉलिसी जो है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र सिर्फ इंडिया को नहीं, आगे बांग्लादेश में भी जाता है, बांग्लादेश में भी जाता है जी। और बांग्लादेश उसके पानी पे बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। वहाँ पे सारी जो इनलैंड नेविगेशन है, वहाँ पे जो है वो सारी तो किश्तियों के जरिए होती है। तो पानी रोकना जो है ना वो चाइना के लिए कोई ऐसा कोई सूदमंद नहीं होगा। हम ज़्यादा हम खुशफहमी में ना रहें कि वो पानी रोकेंगे, क्योंकि वो पानी रोकेंगे तो अपनी 24,000 मेगावाट की बिजली, 24,000 मेगावाट आप समझते हैं पूरे जी। पाकिस्तान की डिमांड जितनी है वो, तो वो इसलिए एक दफ़ा हमने एक मौके पे जब मुझे चाइना का वो दौरा कर रहा था, हमने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उसके रेफरेंस से आप इंडिया, तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जो हमारे लिए है वो है ये क्या बात है कि वो हम इसको देखते हैं कि जो इंडिया हमारे लिए 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की एक मार्केट है। तो हमारे लिए जो है ना वो फैसला सबसे पहले ये होता है कि हमारी मार्केट जो है वो उस पर कि क्या असर किसी भी फैसले के। तो इस बात को अभी इस तरह से लेना कि वो डैम बनाएंगे और पानी रोक लेंगे, तो फिर ये चाइना के लिए किसी तौर पे भी सूदमंद नहीं है। और हम कोई भी वाटर जो डैम एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस बात के लिए कभी फैसला नहीं करते। अच्छा, लेकिन एज अ डेटरेंट तो काम करेगा ना ये? हाँ। क्योंकि देखे ना उनके एडवाइजर का ये और बयान मुझे देना, समझ में भी नहीं आ रहा कि सूटेबल नहीं है, क्या मतलब? ये सुटेबल इकोनॉमिकली नहीं होता है, क्योंकि अब आपको वो अगर आप पानी रोकने का मतलब है कि आप 24,000 मेगावाट बिजली को भी कंप्रोमाइज करते हैं, और फिर वो पानी सिर्फ वो मैंने बताया ना कि वो इंडिया नहीं आगे बांग्लादेश जाता है, और बांग्लादेश की आधी इकोनॉमी जो है ब्रह्मपुत्र पे इन्हिसार करती है। तो क्या वो तो प्लानिंग के बांग्लादेश साथ ही होगा ना कि भी किसको कहाँ से काटना है, कहाँ से देना है। लेकिन वैसे देखा जाए कि जी मॉडर्न टाइम्स में शिराज साहब, अगर ये देखें आज के दौर में समझ आ रही है कि पानी इज अ वेपन, इसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे साइबर है, एयर है, सी, लैंड, मीडिया, इन तमाम फ्रंट्स पे जंग लड़ी जा रही है और पानी वेपन है। जी पानी के इसीलिए मैंने उसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि वो जो डैम बनाया जा रहा है वो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है उसके पास है।
24,000 मेगावाट उसमें बिजली पैदावार होगी। जब एक दफा आप हाइड्रो पावर पे इंसार करने लगते हैं तो फिर आप उसको बंद नहीं कर सकते उसको। मैंने क्योंकि जैसे कहा ना कि उस पर सिर्फ आपके से जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, क्योंकि उसके पास बांग्लादेश उसके साथ मुंसलिक है जी। और बांग्लादेश के मैंने जैसे बताया कि आधी इकोनॉमी उस पर ब्रह्मपुत्र पे इंसार कर। लेकिन तो जैसे ये आप मेरा ख्याल है जैसे चाइना के इस लिए- बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे भारत ने ये इकदाम किया इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके, और वो कह रहे हैं बंद कर देंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि रियलिस्टिकली ये हो ही नहीं सकता है, यानी कि आप पाकिस्तान का पानी बंद कर दें। हमने ये सबको बताया है कि वो हो भी नहीं सकता और वो करेंगे भी नहीं। ये अब से नहीं हुई 1999 से, जब से वो धमकियां दे रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर देंगे या खत्म कर देंगे। लेकिन उनके एक्सपर्ट्स के साथ जब हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसके लिए ना सिर्फ ये कि उसकी टेक्निकलिटी कि उसको रोकना, और दूसरा ये कि उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट वो क्या है। ये जब इस बात पे बात आती है तो फिर वो सियासतदानों के लिए ये फैसला मुश्किल हो जाता है कि वो इस किस्म का कोई फैसला लें, क्योंकि फिर वो पानी कितनी कुछ अरसे के बाद वो तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो जो है ना वो अपनी जो है ना वो 24,000 मेगावाट बिजली अगर वो उसमें पैदावार कराए तो उस पर इन्हिसार हो जाता है सारी इकोनॉमी का, उस पर डिपेंड करने लगती है। तो वो 24,000 मेगावाट को वो बंद नहीं करेंगे, ये इसके बहुत कम चांसेस हैं। ये हम ज्यादा इसमें ज्यादा अच्छा, फॉरेन अफेयर्स के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो स्क्वीज तो हो गया ना, भारत एक ऑकवर्ड पोजीशन में तो है ना कि वो हमारे बारे में जो बात कर रहा है, चाइना वहां से उनको प्रेशर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि वो उनको ये है कि अगर इस किस्म का हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई और भी इस किस्म का डिसीजन ले सकता है। सही, तो बिल्कुल, इस हद तक की ये बात जी। शिराज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया जी। तो यहाँ जरा ब्रेक भी लेंगे, लेकिन प्रेशर तो है, प्रेशर है, प्रेशर ही है आजकल मैं इनसे दुनिया में। कंप्लीटली तो अग्री नहीं करूंगी। एंड आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें जो वक्त के साथ अगर आप काम उस पर करना शुरू करें तो आप किसी के लिए बहुत सारी मुश्किल बिल्कुल खड़ी कर सकते हैं। इट इज़ अ थ्रेट। और देखिए, थ्रेट होना बहुत बिल्कुल जरूरी है, है। डेटरेंट होना इसको, बहुत हाँ। जरूरी है, बैलेंसिंग एक्ट होना जरूरी जी। है। और अगर फंड्स की बात करें तो अगर सामने वाला पागल हो तो वो मैंने बताया ना कि लोगों के आपके हलक से पेट से निवाला निकाल के अगर वो राफेल खरीद सकते हैं तो वो कुछ और भी बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पागलपन है। और ये बिल्कुल कुछ ऐसे। सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन शान में, और बस मुख्तसर सा एक ब्रेक है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। Keep watching. जी वेलकम बैक Welcome आफ्टर back. ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बड़ी प्यारी मॉर्निंग है, लेकिन भारत इंडिया में कोई भी मॉर्निंग अच्छी नहीं। मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल, जब से इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया है तब से नींदें इनकी हराम हो गई हैं, दिन का चैन खत्म हो गया, जलील ये अलग हो रहे हैं और अंदर भड्डे लड़ाइयां जो हो रही हैं, आपकी सोच है। ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो मामला चल रहा है ना, एक पार्टी थोड़ी है ऑपोजिशन, सिर्फ कांग्रेस थोड़ी है, बड़ी जमातें हैं भारत में, और और ऑपोजिशन को मौका मिल गया। और ऐसा जबरदस्त मौका मिला है कि आप कभी ना कांग्रेस की बातें सुने कि जो वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए वैसे सच कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं जैसे जी एक इनके मेंबर कह रहे हैं कांग्रेस के नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। जी, राहुल गांधी ने क्या कहा कि जी 11 साल से ये इस फिल्म मुकद्दर का सिकंदर पे काम कर रहा था नरेंद्र मोदी, लेकिन बन गया क्या? नरेंद्र मोदी का सरेंडर। जी जी। अच्छा देखिए ना, यही बात है, इसी वजह से हम भी ये कहते हैं पाकिस्तान में कि देखें, आप ये मत समझें कि कोई उनके अज़ाइम खत्म हो गए हैं और वो कोई अटैक नहीं कर सकते। इतना प्रेशर में है मोदी के कोई भी मिस एडवेंचर वो इसको सोचते हुए। लेकिन सुने, अब जब अपने आप को ना सोचो, वहां उनके लोकसभा में जब ऑपोजिशन के लोग खड़े होके मजाक उड़ा रहे हो, बिल्कुल, तो कितनी तकलीफ दे बात है। आप सुने भी जो राहुल गांधी ने क्या कह रहे हैं के बारे में क्या कहा मोदी के बारे में। जी सुने जरा, दिखाएं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।
आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। जी, तो ये बयान तो बड़ा सही था, लेकिन उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन ना आए तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट है। सख्त आग लगी मोदी को, बिल्कुल। ये मुकद्दर का सिकंदर नहीं, मोदी का सरेंडर। और ये कि नरेंद्र मोदी जिस तरह उन्होंने एक पॉज दिया है, और वो बहुत ही मतलब बड़े ये खतरनाक कारीगर मार रहे हैं वो। टर्म से ना बड़े जलील हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं इन्होंने क्या किया, हाईकोर्ट को भी इन्वॉल्व किया है और राहुल गांधी के खिलाफ केसेस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक ट्रीजन है, ये इंडिया की जो आर्मी है उस पे इन्होंने तनकीद की। हालांकि अब लेकिन आर्मी की तो फोर्सेस की बात ही नहीं कर रहे, ये तो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। फोर्सेस की तरफ से भी कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा, लेकिन तो ये सियासी तौर पर उनको वहां उनको कहा जा रहा है कि जी आप टेररिस्ट हैं। अब इन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि आप टेररिस्ट हो, क्योंकि आपने ये जो बात की है एंटी स्टेट है। और हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और सब लोग अब इनके भी पीछे पड़ गए हैं। तो मतलब ये अपने जिनको जो बुरा लगता है उसको कहते हैं तुम टेररिस्ट। अच्छा देखिए, वो तो समझते हैं ना, वो वहां रहते हैं, उन्हें पता है कि आरएसएस की और मोदी की क्या मेंटेलिटी है कि जरा सा प्रेशर डालो इनके ऊपर तो ये जो है वो बैठ जाते हैं, घुटनों पे घुटने टेक देते हैं। और यही हुआ है। तुम्हें याद है वो मुकद्दर का सिकंदर में जो वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, अमिताभ बच्चन की बाइक का वो सीन, और यहाँ मोदी असल लाइफ में जो ये हीरो है ये तो साइकिल पे आ गया। बिल्कुल ऐसी, ये तो साइकिल पे आ गए। तो ये इस वक्त इंडिया में चल रहा है, बहुत केओस, बहुत टेंशन और बहुत बेइज्जती नरेंद्र मोदी के लिए। तो अभी और भी हम आपको बताते रहेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त आ गया। जी जी, अभी तो एक शुरू ब्रेक हुआ लेते है। हैं, शायद में कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। क्या बात है जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लिबुबू डॉल के बारे में जितना पढ़ती हूँ, देखती हूँ, जो पता चलता है मैं हैरान हो जाती हूँ। यकीन नहीं आता कि चलो कोई डॉल ऐसी हो। बाबी के बारे में हमने सुना था कि बहुत वक्त लगा था इसे, लेकिन अचानक एक कैरेक्टर बनाया और उसके बाद वो इस तरीके से लोगों ने ये मुझे लगता है कोई हमारे लिए एक पता $1 मिलियन एक बड़ी बात होती थी। अब आप सोचें कि इस डॉल की सेल बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक दिन में 1.6 बिलियन डॉलर की सेल होती है। ये देखें। अच्छा, इसका अंदाजा मैं आपको बताऊं कि 1.6 बिलियन डॉलर जो है ना, यानी $1 बिलियन, $2 बिलियन के लिए हम लोग अपने ममालिक से बात करते हैं और IMF की तरफ जाते हैं कि हमें कुछ मिल जाए पैसे ताकि अपने, तो ये इसकी सेल हो गई है बस। ये आप चेक, बिल्कुल जो लोन कंट्रीज को मिल रहे हैं उतनी तो उनकी एक दिन की सेल हो रही है। इमेजिन दैट। तो कितने डॉलर्स आप कमा सकते हैं अगर आपका आइडिया हिट कर जाए, जैसे कि इनका आइडिया हिट हो गया हांगकांग में जी। ये किसने बनाया? मुझे लगता है कि आइडिया जो है ना, आइडिया हिट नहीं है, यानी ये डॉल में कोई ऐसी खास बात नहीं है। मुझे लगता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ना इनकी, बिल्कुल मार्केटिंग उसने इसको हिट कराया। और ये अब आप दिमाग देखो कि हांगकांग में तैयार हुई और बेच कौन रहा है? सिर्फ एक जगह से आप ले सकते हैं और वो ऑनलाइन स्टोर है चाइनीज। ऑब्वियसली हु एल्स? तो चाइनीज जो पॉप मार्ट आपकी ऑनलाइन स्टोर है, शॉप है, सिर्फ उससे ये मिलता है। अच्छा, स्टार्ट ये कितने का हुआ ज़ुहैब? $22 की इसकी प्राइस थी। छोटी सी गुड़िया है ये, मतलब, और है भी थोड़ी सी चाइनीज टाइप ना। देखें जरा इसके फीचर्स। चाइना ने ये मेरे ख्याल दुनिया पे एक और बम फेंका है कि और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। $22 की यही डॉल आपको पता है रीसेल हो रही है $400 तक की। और लोग पागल हैं। और 150 पाउंड तक जा रहा है इसका, वो कह रहे हैं कि तकरीबन ऐसे जा रही है। नहीं, और लाइनें लगी नहीं है। और आप जब लाइनों के बाद स्टोर पे पहुंचते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक। नहीं, वो कर दिया उन्होंने बताया स्टोर के सारे अपने स्टॉक वापस, यानी अभी हम नहीं कर रहे सप्लाई। और इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, लोग और पागल हो रहे हैं। वही तो रीसेल हो रही है ना उसमें दूसरी मार्केट में, क्योंकि जी आउट ऑफ स्टॉक। अच्छा, आप क्या है कि ये वेंडिंग मशीन पे भी आपको मिलती है। जैसे ही मॉल खुलता है भागते हैं लोग और 15 मिनट में वेंडिंग मशीन खाली। उसके अलावा अगर आप पॉप स्टोर जो फिजिकली भी जिन मॉल्स में मौजूद है, आप वहां जाएं, वहां अवेलेबल ही नहीं है। ऑनलाइन उसके ऑर्डर्स फिजिकली जा रहे हैं। तो वो एक मैं बीबीसी पढ़ा था कि विक्टोरिया कैल्वर्ट है, उन्होंने वो भी इसकी फैन है बड़ी, वो भी लेना चाह रही थी, उनको नहीं मिली। तो वो बता रही है आंखों देखा हाल कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं इस पर कि हमें डॉल चाहिए। दिस डॉल, इसमें ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, पता है मैं बताऊं कुछ यूनिक बातें। ये कैसे पैक में आती है कि जिसमें आपको डॉल नजर नहीं आती कि अंदर कौन सा कलर है,
क्या है, ये सरप्राइज होता है आपके लिए कि आपको पिंक, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन कौन सी वाली लबूबो डॉल आपको मिलेगी। फिर अब इसके स्टोर्स बन गए जहां इनकी एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, बच्चों को छोड़ो, ये बड़ों में सबसे ज्यादा बड़ों में हो रही है पॉपुलर ना, है। ये तो बात है। आपके- तो रियाना ने और जी, उन्होंने जो जी। जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने उसको दुआ लिपा ने, endorse किया। और इसको क्या करते हैं, इसको यूज कैसे, ये नहीं क्या बैठ के इसको खेल रहे हैं, इसके बाल बना रहे हैं, नहीं, इसको क्या होता है हैंडबैग के साथ आप बांध लेते हैं, या जो NBA के प्लेयर्स हैं वो अपनी बेल्ट के साथ बेल्ट इसको के साथ। बांधे हुए हैं। तो ये बड़ों में इट्स बिकम अ स्टेटस अजीब सिंबल। बात है, वैसे हैरत अंगेज बात है, कितने स्टफ टॉयज ऐसे आते हैं मार्केट में, शॉप्स भरी हुई हैं स्टफ टॉयज के, इसी तरह के होते हैं वो। मुझे इसमें कोई यूनिकनेस नजर नहीं आ रही, लेकिन बड़े कुछ हैरान को मैं अमेरिका का देख रही थी, अब लोगों को तकलीफ भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने पागलों की तरह यूएस में बिक रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं। तो एक दो लोगों ने वीडियो बनाई, ये डीमोनिक डॉल है, ये खतरनाक डॉल Devilish, है, हाँ, devil- ये devil है, doll। वो है, मतलब आप जो भी कह लें, लेकिन दुनिया तो इसके पीछे पागल तो है। वैसे मुझे क्या लगता है कि बात रिलीजियस स्क्रिप्चर, यानी ये कहीं ना कहीं से अटैच है, उसने इंस्पिरेशन कहीं से ली है, डेविलिश किस्म की कोई इसकी फील भी है। लोग ये कह रहे हैं ये डेविल डॉल इसको कहा जा रहा है। अब पता नहीं, हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या- डेविल डॉल तो एक ही होगी जब वो मोदी के ऊपर बनेगी, उसको आप सही। कह सकते हैं। ये तो मासूम सी क्यूट सी चीज है, लेकिन स्टिल आई जस्ट थिंक कि बस नसीब की बात होती है। अच्छा कि मुझे बस कोई बताइए, जो चीज़ पिक्चर्स crazy दिखा रहे होती हैं, है। ये इसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में आ रही है या एक ही एक्सप्रेशन नहीं, इसका? आंखें फेस तो ऐसा कुछ ही बंद भी आ है, रहा है। कपड़े इसके कपड़े जो है नहीं नहीं, बंद भी, आंखें बंद भी आ रही है ना, वो हम वो दिखा नहीं रहे मैंने थे। देखा, वो हाँ यहाँ वो भी है, पे- डिफरेंट सी है ना। नहीं, अब ये देखो ना, ये लोलो स्टिच वाले इसके कपड़े आ रहे हैं, जिस तरह वो एक टाइम आया था बिल्ड अ बेयर के स्टोर्स होते थे, आप जाके सिलेक्ट करें बेयर टाइप चीजें और उसमें फिलिंग भरवाएं, आवाज रिकॉर्ड कराएं, उसकी एक्सेसरीज होती थी। बट दिस हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। आई टेल यू, लबूबो की जो फैसिनेशन, ऑब्सेशन has become crazy। 1.7 बिलियन डॉलर, और अभी तो शुरुआत है ये। अरे कह रहे हैं कि $400 बिलियन का ये इसकी वर्थ है। और $500 की एक है ये, $500 से ऊपर जाएगी मेरा ख्याल है, 1000 पे भी चली जाएगी, क्योंकि अब सप्लाई खत्म हो गई है। तो लोगों को जो है अब एकदम से जब दोबारा से वो सप्लाई, अच्छा ये होती है स्ट्रेटेजी, ये एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जो कोई भी ऐसी चीज जिसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जिस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह पैकेजिंग करते हैं उसकी, तो उससे वो चीज, और फिर उन्होंने स्टार्स का सप्लाई सहारा लिया। कम, डिमांड ज्यादा। डिमांड ज्यादा। मतलब देखो, $22 का उनको भी नहीं पता था ये चीज ऐसे क्लिक होगी, लेकिन हो गई। दे नो हाउ टू मेक देयर प्रोडक्ट्स एंड सेल देम। अब देखिए ये वाली नादिया, ये अलग एक्सप्रेशन है हाँ। कि उसके वैसे तुम्हें कौन सी चाहिए ज़ुहैब, कौन सी शार्प वाली? teeth। कौन सी मुझे वाली तो कोई चाहिए? इसमें अट्रैक्शन नजर ही नहीं आ अच्छा रहा। ज़ुहैब को अगर मैं गिफ्ट करूं किसी तरह अगर मिल जाए, तो ये बेल्ट पे लगा के आप घूमोगे इधर, मतलब हैं? अच्छा, सदर मुझे में, कोई सदर इसमें नहीं। कैंट किधर, आप कहाँ कोई जाएंगे? ये? टेम्पटेशन कोई इस तरह की नहीं है मुझे कि मैं इसको लूं, और अब इतनी महंगी हो गई तो बिल्कुल ही नहीं। वैसे ही स्टफ टॉयज लेने में कितना और क्या सस्ते होता है कि फिर जब आपके सेलिब्रिटीज वगैरह देखिए ना, NBA प्लेयर्स अगर इसको बेल्ट पे, कैसे कितना अजीब, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है कि अच्छा। बेल्ट पे यहाँ से ना उसको हुक लगा के उसको अटैच करके घूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो ये सेलिब्रिटी, आई थिंक वो भी इंडोर्समेंट से भी फर्क पड़ता है। एक तो एक्ट्रेसेस तो पागल हुई, ओह माय गॉड, इन्फ्लुएंसर्स, ओह माय गॉड, मुझे लगता है कि पैसे ये उनको दिया गया कुछ ना कुछ एंडोर्समेंट के लिए, और उसी वजह से ये hit और हुई। बाकी जो है वो एक्साइटमेंट में कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं और ऊपर। बच्चों में ये डॉल हिट, यानी बच्चों में तो होती ही स्टफ टॉयज डॉल्स वगैरह, ये बड़ों में है। अच्छा, इसकी वेंडिंग मशीन तो है ही, उसके अलावा वो नहीं होती गेम वाली होती है कि आप उसको पकड़ के ऐसे निकालें। निकालने वो अच्छा, जो इतनी हाँ। छोटी है, क्योंकि जब आप कह रही है कि हाँ, वो बॉक्स इतना सा आता है, इतना छोटा कहाँ सा। बड़ा है, वो तो उसको भी निकाल रहे हैं लोग, खेले जा रहे हैं गेम समझ के भी क्या कि निकल बात है जाए। यार। बट दिस इज कुछ भी hit हो जाता है आजकल। ये यूनिवर्सल क्रेज है इस वक्त लबूबू डॉल। लेकिन ये जो है ना, ये इस बात की आप देखें, ये इस बात से समझ आता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर किया है। उनके पास न सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरे रिसोर्सेज है, उनकी इंडस्ट्री है, सप्लाई चेन है सारी, लेकिन इसके साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है उनकी, वो आला है, तो उनको कोई बीट नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल, तो उनके को समझ जेट्स नहीं आ रहा है कैसे ऑर्डर करते हैं। चाइना के जेट्स वगैरह तो अच्छे हैं ही, हाँ। लेकिन ये देखें कि एक डॉल से उन्होंने दुनिया पे जो बम गिरा दिया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और टैरिफ लग जाएगा इसमें भी। अमेजिंग अमेजिंग। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा मेरे मुल्क पे अगर ये आएगी तो मैं टैरिफ लगा दूंगा 110%। चले गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, चले गए, क्या करेंगे जी। तो ब्रेक लेते हैं, नई product launch कर दी ब्रेक ले रहे उन्होंने तो। ब्रेक लेना? हैं, ब्रेक लेना, बिल्कुल ऐसे। बहुत ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं फरमाइशें देखो उनकी, लबूबू स्टाइल में ब्रेक। वो चाइनीज बोलती है। अब कैसे? I'm sure. पोंग पोंग चिंग पोंग। Keep watching. Good morning. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं राइज एंड शाइन में। जल्दी सुबह उठेंगे तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। मुझे अब ये गर्मियों की छुट्टियों में हो रहा है कि बच्चे लेट उठ रहे हैं, अच्छा नहीं है। आप उनको अपने साथ ही कहें कि जल्दी जागें, या जो पेरेंट्स लेट उठ रहे हैं ऐसे नहीं करें, टाइम पे उठें। 9 बजे हमारा शो शुरू हो जाता है, उससे लेट नहीं।
अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी, वरना मैं बच्चों की सपोर्ट करने वाला था, उनकी हिमायत में आने वाला था कि ठीक है बच्चे हैं, जून जुलाई की छुट्टियां, जरा देर से उठने थे। सारी रात जागते हैं बच्चे, सारी- मुझे कोई इतने बात क्यूट लग रहे होते हैं ना, छोटे भाई बहन बड़े सब मिलके ना Enjoy कर खाना रहे बना रहे होते हैं रात को, कुछ अच्छा। ना कुछ फ्राई हो रहा है, कुछ ना कुछ सैंडविच बन रहे हैं, कुछ बचा हुआ खा रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन बड़े मजे का एक माहौल चल रहा मजे का होता है। माहौल। तो खैर बच्चों करो यार, ये तुम्हारा काम है, अभी जून जुलाई करना है तुमने। जी, लेकिन हाँ, जी। बड़ों के लिए सही कह रही है कि भाई 9 बजे उठ के आप पहले राइज एंड शाइन देख ले, 11 बजे फिर नाश्ता करके सो जाए। मैं रोज इसमें सुबह ऐसा 6 क्या है? बजे उठती हूँ, मेरा किचन गंदा होता है हाँ। और बिल्कुल साफ करके रात को हम सोते हैं, सुबह 6 बजे पता चला जी अजान कीनू वो 5 साल वाला वो भी लगा हुआ है, बेटी भी आई माशाल्लाह, सब कुछ ना रात को इनको भूख लगती है, पता नहीं रात क्या को है। लेट नाइट ही तो मजा आता है ना, फिर वो पार्टी हो रही नूडल्स होती बन है। रहे हैं और ये सारी चीजें, अगर कुछ भी नहीं है तो नूडल्स ही देख लिया घर में। अच्छा, ये बहुत प्यारी मेमोरीज हैं, बड़े प्यारे दिन हैं, फिर नहीं आने, फिर उसके बाद सिर्फ जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां होती है। खैर, जिम्मेदारियां तो अभी भी बहुत हैं। बकरीद बिल्कुल करीब ही आ गई है, ईद उल अज़हा करीब आ गई है, जानवरों से रिलेटेड बड़े काम हो जाते हैं घर में, और बच्चे तो बिजी रहते हैं जानवरों के साथ, लेकिन बड़ों को भी अरेंजमेंट करना पड़ते हैं कि चारा लाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे पानी का इंतजाम करना है, शेल्टर का इंतजाम करना है, कसाई का इंतजाम करना है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है गोश्त, और जब वो कसाई का इंतजाम करना है, गोश्त कटेगा तो आलाइशें कहाँ फेंकी जाएंगी? वो तो बस रोड पे फेंक दी जाएंगी, उनका क्या है, उठा लेगी इंतजामिया, यही है। ऐसे ही है ना। तो ये नहीं होना चाहिए ना, आप भी अपना किरदार अदा करें, इंतजामिया भी अपना किरदार अदा करे। वैसे इंतजामिया किरदार जो अदा करती है, हमने देखा इस बार शायद अच्छा करे तो हम तारीफ भी ज़्यादा करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ खामियां होती हैं हम देखते हैं, और एफिशिएंट काम नहीं है, यानी बहुत ही तेज़ी के साथ जैसे होता है ना काम, वो नहीं हो रहा होता है ना, ऐसा है ना मतलब नादिया? हम थोड़ी देखते देर- तो हम यही आए हैं सालों से कि जी गंदगी रह जाती है और हम कहते हैं यार ये देखो क्या हुआ, बिल्कुल यहाँ ऐसे। से क्यों नहीं उठाया, लेकिन जब बात करते हैं तो लगता है कि ओफो ये तो कि स्पाइडरमैन इस बार स्पीड तो होनी बड़े है। भरपूर इंतजाम। हाँ लगता तो ऐसा है, फ्लैश होना है बिल्कुल, ये मतलब सुपर हीरो वाला इनका चलो, इंतजाम इसमें जानते हैं। इंतजाम अपनी जगह पे है, लेकिन एक्सिक्यूशन जब होती है वो पता चल जाएगा जरा आपको, हाँ 2 दिन की बात है, नजर आ जाएगा। या तो मेरे ख्याल ह्यूमन रिसोर्स में। अच्छा, हमें तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे कहिएगा कि इस बार कैसे इंतजाम हैं? चले पिछली बार की बात अभी छोड़ देते हैं, बिल्कुल, इस बार सच के सच इंतजाम बताइए आप। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पिछली बार का भी कराची शहर की मुझसे बात करेंगे तो बहुत बेहतर इंतज़ामात थे। कोई 1.5 लाख टन के जो है वो नंबर है कि शहर में आलाइशें सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम KMC ने और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो है वो तल्फ की थी। इस दफ़ा उससे ज़्यादा बेहतर इंतज़ामात किए गए हैं। कमिश्नर साहब 2 इजलास इस मामले पर कर चुके हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, पूरे सूबे की बात कर रही हूँ, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और इसके अलावा तमाम टाउन का यूसीस का जो अमला है उनकी छुट्टी मनसूख है, और उनको जो है वो सख्त से सख्त हिदायत है। मेयर कराची और कमिश्नर कराची ईद के 3 दिन कराची शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे, सफाई की खुद निगरानी करेंगे। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह पिछली बार की तरह बहुत बेहतर इंतजाम। हाँ, एक डर होना चाहिए ना कि जी जो सीनियर्स हैं वो चेक करेंगे, तो वो फिर सही तरीके से काम भी बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल ये ऐसे। जरूरी है कि सुपरविजन हो, चेकिंग हो। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेयर कराची, कमिश्नर कराची, बाकी अजला में भी कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी है कि उन्होंने ईद के 3 दिन ऑफिसेज में अवेलेबल होना है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करना है, ताकि सफाई सुथराई का जो अमल है उसकी खुद गवर्नमेंट निगरानी करे और जो है बेहतर नताइज और साफ सुथराई। सादिया जी, जो है वो मुझे देखने को बताइएगा कि आपने देखा होगा ना कि बहुत से इलाके शहर के ऐसे हैं जहां ये काम मुश्किल हो जाता है इंतजामिया के लिए, तो आपने ज्यादा फोकस किया हुआ है उन इलाकों के लिए, अलग कोई हिकमत अमली बनाई है? जी जाहिर सी बात है, अगर कराची की बात की जाए तो कराची एक बहुत गुंजान शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाईली पॉपुलेटेड सिटी है। उन इलाकों के लिए बिल्कुल स्पेशल इंतज़ामात किए गए, जिन गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती वहाँ के लिए स्पेशल इंतज़ामात किए गए। आपको पता है कि कल होम डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कोई भी
कुर्बानी के जानवर की आलाइश जो है वो सड़क पर नहीं फेंकेगा, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर फाइन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और मैं तो मुझे कहती हूँ कि इज्तिमाई जी हम कल सख्ती बात कर रहे करनी थे, चाहिए जी। इज्तिमाई पर। मैं तो वो सादिया जी ये भी कह रही थी कि लोगों को बिल्कुल उन पे उनको बाउंड कर दें कि जी घरों के बाहर कुर्बानियां ना की जाएं, हर इलाके में एक सेंटर हो जहां सब आके इज्तिमाई जो है कुर्बानी करें, Designated ताकि point हो। उनको क्या उनके लिए फिर वो सफाई करना भी आसान होगा, हर चीज आसान हो जाएगी। जी, आपकी बात सही है। हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, और फिर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें घर में कुर्बानी करनी है। बिल्कुल आप अपने घर में कुर्बानी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर साथ में सफाई सुथराई वही का तो भी नहीं होनी ख्याल ना रखें। फिर। देखें, जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, टाउन्स की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, वहाँ मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरा और आपका मजहब ये कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें भी तो कुछ करना है ना। हर चीज हम बर्डन आउट कर देते हैं कि जी गवर्नमेंट ने आके करनी है, हमने तो बस कुर्बानी कर ली, हमने तो अल्लाह मियाँ पे एहसान कर दिया कि हमने कुर्बानी कर दी। अब जो कुछ हो गया है तो मेरी शहरियों से भी ये दरख्वास्त है कि सिंध हुकूमत केएमसी तो अपनी जगह अपना काम करेगी, लेकिन आप भी शहर की सफाई का ख्याल सुथराई में रखें। हमारी अच्छा, मदद करें। लेकिन सादिया जी, सादिया एक जी, और चीज़ बताइएगा। दूसरे ममालिक में पता है हम दरखास्तें बहुत करते हैं, हर चीज पे हमारी एक दरखास्त होती है, हम लोगों को बताते क्यों नहीं है? हुकूमत का काम है कि रूल्स बनाए और बस, क्योंकि सारे मुल्कों में ये हो कवानीन रहा का है, निफाज हम करें। जो हैं हम क्यों दरख्वास्तें कर रहे हैं इस इसीलिए टाइम में नहीं, और हमारे लिए दफाए- मसला बनता है कि हुकूमत के लिए मसला बनता है, तो क्यों ना उनको नहीं, बाउंड कर दिया जाए ताकि एक आसानी हो, नहीं, जैसे इसीलिए बाकी बाउंड ममालिक में किया। होता है। इसीलिए बाउंड किया गया है कि जो आलाइश और गंदगी, खून वगैरह रोड पर छोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। फाइन होगा उसे। अच्छा, लेकिन और कैसे मुझे पता बताएं चलेगा सादिया जी, कौन छोड़ के गया है? वो तो इंतजामिया देखेगी ना, बल्दियाती इदारे मुताबिक जितने होंगे उतना ये बेहतर होगा सिस्टम। फिर और- ये भी फिर भी कॉम्प्लेक्स। अच्छा सादिया जी, मुझे बैग्स वगैरह की तकसीम का मामला हो गया है या फिर अभी 1-2 दिन हैं तो इसमें हो जाएगा? नहीं, अभी आज का और कल का दिन है। बिल्कुल केएमसी के जो अंडर इलाके हैं वहाँ बैग्स की और जो स्पॉट्स हैं कि अगर वो वहाँ पर आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे, फिर वहाँ से उठा लिया जाएगा। वो सारा काम आज और कल के दरमियान पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए, कराची शहर जो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कराची शहर अंडर वन अम्ब्रेला तो है नहीं, क्योंकि कुछ इलाके केएमसी के अंडर हैं, कुछ इलाके कैंटोनमेंट्स के अंडर हैं, कुछ इलाके रेलवे के अंडर हैं, और कुछ इलाके केपीटी के अंदर हैं। केएमसी और सिंध गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, कोशिश है कि शहर की ज़्यादा से ज़्यादा सफाई सुथराई जो है वो करवाई जा सके, लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्बानी के बाद मुझे और आपको घरों से भी जाना होता है ईद मिलने के लिए, और सड़कों पर अगर गंदगी और ये सब मामलात हों तो हमें और आपको भी तकलीफ होती है। तो सादिया जी, आपको क्या लग रहा है कि कितने % जो है ना, आपको इस साल इतने जबरदस्त इंतजाम जो हो रहे हैं उसके बावजूद आपको लगता है कि जी गन तो मचेगा? कितने % आपको नजर आ रहा है कि फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैनेजमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर पिछली दफा का आप शहर का वो उठाएं तो लोग भी मुतमईन थे, शहरी भी मुतमईन थे। ये जो और आपने इस सादिया जी दफा इख्तियारात की और बात की, मजीद। इख्तियारात की जो बात की, तो मुझे बताएं किसी सतह पर तो आपकी कोऑर्डिनेशन होगी ना? ठीक है, एक कैंटोनमेंट देखिए, का इलाका है, कोशिश तो केपीटी का की- इलाका है। हाँ, कुछ क्योंकि कोशिश बाद में की यही होता है गई ना, बाद में जिससे भी हम अथॉरिटी से बात करें तो हमारा इख्तियार नहीं है, हमारे ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केएमसी कमिश्नर कराची ने जो मीटिंग की है उसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स, रेलवे, केपीटी के भी लोगों को बुलाया है और उनसे कहा है कि आपकी अगर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है और जो लोग करते हैं उनको भी आप विजिलेंट करें, और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो केएमसी और कराची की इंतज़ामिया आपको सपोर्ट देगी। और के इलेक्ट्रिक को भी बुलाया है आपने इजलास में? क्योंकि एटलीस्ट 3 दिन तो लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ना, इतना तो मेक श्योर कर दें कि लोगों के घर में पंखे चले हैं।
मुझे नहीं पता कि वो कमिश्नर कराची के सामने जो है उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें के इलेक्ट्रिक आया, लेकिन नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की सतह पर कोई के इलेक्ट्रिक को कहा कि बेचारे लोगों को थोड़ा नहीं जी, जो के इलेक्ट्रिक के एमडी साहब हैं वो सिंध असेंबली की एक स्पेशल कमेटी के सामने पेश हुए थे। बाकी बातों पे तो हमारे साथ वो एग्री नहीं कर सके और वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए अश्योरेंस दी है कि 3 दिन कराची में लाइट नहीं बंद हो। चलो भाई जी लो अपनी जिंदगी, जो काम खुशी करने की कर खबर लो, है भाई क्या लोगों बात के लिए, है। कराची 3 के दिन तो लोगों के बिजली लिए, आपको 3 मिल रही दिन है, बिजली उसके आती पहले और आगे ये वैसे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें। है ना, वैसे यकीन आ नहीं रहा, नहीं, लेकिन हो उन्होंने भी ये सकता है। आप देखें, अब ये एक मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुनुस अलवी साहब जो सीईओ हैं के इलेक्ट्रिक के, एज जेंटलमैन उन्होंने एक कमिटमेंट दिया है और के इलेक्ट्रिक उस कमिटमेंट को पूरा करे। बस फिर ब्रेकिंग चला दें हम, आप बताएं। उन्होंने कमिटमेंट मेरे नहीं, वहाँ हाँ, उनके बैठे नाम हुए से चला 50 दें कि वो लोगों कह के रहे हैं। सामने दिए। भाई चला दें, देखिए उनके नाम कमिटमेंट तो से। चला दें। ब्रेकिंग न्यूज राइज एंड शाइन पे ये है कि 3 दिन के बिजली इलेक्ट्रिक ने मिलेगी। मेक श्योर किया है कि 3 दिन तक बिजली नहीं जाएगी कराची में। बिल्कुल, जी। 3 बहुत दिन बड़ी। तो बिजली बिल्कुल। आएगी। के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन ने ये कमिटमेंट दी हाँ, है। तो पूरे नहीं, साल की चीफ, नींदें आप पूरी कर लें 3 रातों, मुझे लगता है लोग सोएंगे सिर्फ सुकून से, उनकी नींदें ही नहीं पूरी हो रही, इतने बेचैन है, परेशान है, तो वो सोएंगे ईद पे, और बनता भी है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस अलवी ने ये कमिटमेंट दी है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया साहिबा हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने मेक श्योर किया है कि 3 दिन तक, ईद के 3 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन बिजली नहीं जाएगी कराची में, कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। ये ब्रेकिंग न्यूज राइज एंड शाइन वायरल के कर दो। प्लेटफॉर्म से आपको दे रहे हैं। वायर कर दो। बहुत शुक्रिया सादिया जी, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच जी। ये अब हमने तो दे दी ब्रेकिंग, यकीन नहीं आ रहा ना बेबी क्या? हाँ, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। मैं वेरी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि एक तो ये कि इतनी ज्यादती लोगों के साथ, उसके साथ फिर के इलेक्ट्रिक का एटीट्यूड कि जवाब हम क्यों जवाब दें, हमें कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा तो मैंने ये देखा ही नहीं, ये तो बड़ी बदतमीजी और ये बड़ी गलत ऑडेसिटी बात है, दे हैव दैट ऑडेसिटी टू से दैट। कैसे कह सकते हैं। और ये कुछ मतलब कितने सालों पहले होता था कि जी लाइट इतनी, मैं पहले पुरानी बात बता रही हूँ, 90s वगैरह की, कराची में इतनी लाइट जाती ही नहीं थी। हम कहते थे और कराची वालों को देखो, रोशनियों का शहर। अब क्या हो गया, रोशनी ही नहीं इस शहर में, बिजली ही नहीं। इतना सबसे कमा के देने वाला ये शहर है, इतना टैक्स यहाँ से जाता है, लेकिन देखिए, बिजनेस यहाँ हो रहा है, और हमारे लिए बिजली नहीं। हमारे लिए बिजली नहीं, हमारे लिए पानी नहीं है। लोगों को एहतजाज करना पड़ता है बिजली और पानी के लिए। अच्छा, वो जो आपने कहा था गन तो होगा, तो मैंने गन तो होगा, जैसे आपने कहा गन तो होगा, अरे बाबा ये वाली बिल्कुल मैंने ऐसे बोला है? है देखिएगा आप, डॉन आपने की तरह कहा बात की गन मैंने। तो होगा, अरे बाबा क्या बात है, डॉन टाइप वो कभी हो जाता है ना ऐसे, वो बात पे डिपेंड करता है, तो कभी कभी ऐसी फील आ जाती है। और ये न्यूज का शो करके तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि मैं बदल रही हूँ, लेकिन बदल गई हूँ। एक्टिंग का हल्का हल्का सा आ जाता है कहीं ना ये कहीं। हाँ, ये तो मेरे गन साथ तो होगा, अरे बाबा एंकरिंग, होस्टिंग, रिव्यूइंग में अदाकारी आ जाती है। एक्सप्रेशंस, अदाकारी भी नहीं पता, एक्चुअली एक्सप्रेशंस होते हैं Expressions, yes. जो उस टाइम पे शूट कर रहे होते हाँ। हैं। एहसान ने कहा जल्दी से ब्रेक ले ले, वरना अच्छा नहीं होगा। जी गन बिल्कुल तो सही होगा। है, ब्रेक लेते हैं। कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम बिजली की बात कर रहे थे ज़ुहैब थोड़ी देर पहले, तो मैं पढ़ भी रही थी कि जी उनके सीईओ ने कहा है कि 30% जो एरिया है कराची का, सिर्फ वहाँ मसला है कि जहाँ बिजली जो है नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ 87% लॉसेज हैं, वहाँ losses है, लोग वहाँ theft है, बिजली के वहाँ बिल्स नहीं कुंडे दे रहे। हैं। तो ये 87% लॉस है, वो के इलेक्ट्रिक को भरना पड़ता है। तो वहाँ अब वो कोई सिस्टम भी, वो खैर मसला तो ये है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी चाहिए कि आप चोरियों को ये रोकें। उनका मौक़िफ़ है, बिल्कुल ऐसे ही ये है। वो कह रहे हैं चोरियां देखिए रोकने ना, के लिए कोई सिस्टम अब वो बिल्कुल। निकाल रहे हैं, जिससे वो सिर्फ वो घर जहां चोरियां हो रही हैं उनकी बिजली बंद कर देखिए, क्योंकि नेपरा के कवानीन में भी यही है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अभी तक तो के इलेक्ट्रिक ये कर रहा है कि एक इलाके में अगर फर्ज करे कोई इलाका है छोटा सा, उसमें 20% घर ऐसे हैं जहाँ कुंडा सिस्टम है या वो बिल पे नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे 100% लोगों की बिजली वहाँ लोड शेडिंग हो रही है 12-12, 18-18 घंटे की। ये नेपरा ने भी जब इनको बुलाया था मीटिंग में और ये पहुंचे थे, तो वहाँ वाज़ेह तौर पर वहाँ जो रुकन थे, अरकान थे, उन्होंने बताया था इनको कि भाई आपके कवानीन में भी ये नहीं है नेपरा के कि आप इस तरह कर सकते कर नहीं सकते। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो इस बारे में सोचना तो अच्छी बात है कि वो टारगेटेड करे ना कार्रवाइयां जो उनको करनी है, कि अगर 2-3 घर हैं, 5 घर हैं, 10 घर हैं जो बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, आप उनकी बिजली काट दें। कौन रोकेगा वो? अगर कोर्ट में जाएगा, बताएंगे कि भाई बिल पे नहीं कर रहा है
ये लैप्स कर रहा है तो इसकी वजह से इसकी बिजली काट रहा है, लेकिन उसके नेबर की बिजली वो देख रहा है कि ये तो बिल पे नहीं कर रहा, मैं बिल पे करके भी 12-12, 14-14 घंटे बिजली के बगैर रह रहा हूं, तो मुझे किस बात का सवाब है कि मैं बिल पे कर दूं? बिल्कुल, जो 18, चोरी 20, है, 25 हजार रुपए, चोरी, करप्शन, इसको रोकना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो इलाके के लोग हैं वो भी जरा चेक करें, थोड़ा सा वो भी इसमें हो कि भाई सबको प्राइस पे करना पड़े, कौन चोरी कर रहा है, बिल्कुल तो ऐसे वो भी देख सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मसला देखो बात है कि जैसे अगर आप 100 घरों को बिजली दे रहे हैं और सिर्फ 13 से पैसे वसूल हो रहे हैं, तो इतना बड़ा लॉस कौन सह सकता है? और कुछ जाहिर बात उन्होंने फिर ये जो किया है, ये किया सही नहीं है, लेकिन ये कि लॉसेस इतने हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो देखिए solution इसका के इलेक्ट्रिक के ही पास है। और आप देखिए उनको ही ठीक इससे आप क्या यानी मोटिवेशन क्या मिल रही है लोगों को? जो बिल पे भी कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार छोड़ो यार, कौन पूछता है, हम भी कुंडा सिस्टम लगा लेते हैं और स्प्लिट एसी अपने घर चलाते हैं, मजे से विंडो एसी चलाते हैं। और ये जो कुंडा सिस्टम है ना, आसान नहीं है काम कि आप और मैं घर जाएं और कुंडा लगा लें, ये भी एक मुश्किल काम है। तो ये कौन करते हैं? ये भी के इलेक्ट्रिक के कहते हैं कि कुछ उनके मुलाजिमीन हैं, करप्ट लोग हैं कुछ, जो के लोगों से मिल जाते हैं पैसे लेके, उनका ये कुंडा सेटिंग कर ब्लैक काली भेड़ें जो है हर सिस्टम के अंदर, हर इदारे के अंदर, जब तक काली भेड़ें रहेंगी तो वो सिस्टम को इसी तरह करप्ट करती रहेंगी। गुज्जार आबाद इलाके, छोटे इलाके, गलियों में खासतौर पे आप कुंडे देखते हैं तो ये ऐसे ही लग जाते हैं क्या? ये असल में एक चुंगी सिस्टम, और वो जो एक अपना एक खास तौर पे एक खास अमाउंट है, हर महीने आके ले लिया उससे, और वो ना बजट में ना वो उसमें गया आपके एक्सचेकर की मनी में, ना आपका कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना के इलेक्ट्रिक को फायदा हो रहा है, ना इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, सिर्फ उसकी जेब में जा रहा है। और वहां जो लोग एक्चुअली तैनात हैं इस काम के लिए, उनको पकड़ना चाहिए कि जी जो स्टाफ इन के इलेक्ट्रिक का इन इलाकों को देख रहा है, वो आपके सस्पेक्ट्स हैं, उनको चेक करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या इन्होंने कोई किसी से रिश्वत तो नहीं ली है, क्या इन्होंने तो नहीं हेल्प किया किसी को कुंडा लगाने में। तो आपके सामने सस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें। और ये भी हो सकता है, देखिए ऑन द अदर हैंड ये भी बात होनी चाहिए हमेशा कि भाई गरीब आदमी, उसके घर एक पंखा है, ठीक है, 2-3 लाइट्स है उसके घर, मोटर कभी कभार चलती है, मोटर है भी नहीं है, आयरन इस्त्री चलाने का, तो उसका बिल अगर 10-15 हजार रुपए आ रहा है, अर्निंग उसकी 20-25 हजार रुपए, तो मुझे बताएं वो कहां से पे करेगा बिल? और बिल्कुल एक सब्सिडी भी देनी चाहिए, जहां टारगेटेड कार्रवाइयां हो वहां टारगेटेड सब्सिडी भी होनी चाहिए ना। और कहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कनेक्शन ही नहीं है, वहां भी बिल आ रहे हैं। तो ये वो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप बिल देंगे नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि कौन सी बिजली काट लेंगे, तो बिजली है ही नहीं। तो ये बात सोचनी पड़ेगी ना कि गरीब तबका जो है, जो पिसा हुआ तबका है, जो अपने बुनियादी जो उसके काम है वो ही नहीं कर पा रहा है, वो जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा है, वो 15-15 हजार के 10-10 हजार के बिल सिर्फ एक पंखा और लाइट चलाने पे वो कैसे पे कर देगा? वो जाहिर है वो गलत रिसोर्स की तरफ जाएगा। नहीं, लोग पता लोन ले रहे हैं, फाके कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, क्यों? क्योंकि बिजली कटी हुई है, बिल देने की वो तो आपकी जरूरत है ही ना, उसके बगैर तो नहीं रह सकते। तो वो ये मनाजिर दिखा रहे हैं, देखें ये शॉप से छोटे दुकानदार हैं बेचारे, जो अपना काम कर रहे हैं, रोजगार कमा रहे हैं। अब गर्मी के दिन है भाई, आप दुकान पे वो बैठा हुआ है, उस बिजली आ नहीं रही है। कुछ ऐसे शॉपिंग सेंटर्स भी हैं जो अंदर आप गलियों में जाए तो लोग बेहोश हो जाते हैं, यानी वहां ना पानी लाइट आती है ना वहां पर कोई हब्स का माहौल है, तो वो कैसे चलेंगे? वो दुकानें खाली बैठे होते हैं। स्टोर्स हैं जहां फ्रीजर्स चाहिए भाई आपको खाने के लिए, या फूड आइटम्स होती हैं, वो नहीं रख सकते, दही वगैरह हो गई, और कुछ भी मतलब और भी होता है, आइसक्रीम वगैरह से बच्चों को, दुकानदार ने तो ये रखनी है ना चीजें अपने पास। अच्छा, दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ उनको चाहिए होते हैं, फ्रिज, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। और जनरेटर चला रहे हैं, अब मुझे जनरेटर का पेट्रोल कहां से लेकर आएगा? वो जनरेटर चला के वो कमाएगा क्या? वो तो लॉस में जाएगा जो भी उसकी अर्निंग हो रही है। तो ये देखना पड़ेगा ना, सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक को बहुत दफा, ये काफी साल हो गए हैं, हमेशा तो सारी जिंदगी देख रहे हैं, हमेशा से हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बिजली की तंगी, पहले गैस आती थी, सुई गैस, अब वो भी नहीं आ रही, तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरी होती जा रही है। और फिर पानी की जो किल्लत है, लेकिन वेस्टेज ना करें। हैविंग सेड दैट, 3 दिन आपकी बिजली नहीं जाएगी, ईद के 3 दिन, ये कमिटमेंट दी है कि इलेक्ट्रिक के जो सीईओ हैं उन्होंने, उनकी तरफ से अब देखना यह है कि वो इस कमिटमेंट पे पूरा उतरते या नहीं उतरते। ईद के 3 दिन बाद फिर हम उनको लेंगे। ज़ुहैब को तो ब्रेकिंग न्यूज़ अब शो की मिल गई है, अब ज़ुहैब नहीं छोड़ेगा। भाई खुशी की खबर है, लोगों का गोश्त रखा खराब हो जाएगा, बिजली नहीं आएगी तो अच्छा, कहां से चलेंगे? कल एक चीज देखी, ऐसा होता है ना, गाड़ियों को साफ ऑफ करने के सर्विस सेंटर्स होते हैं। कल मैंने देखा कि ये गाय बैल को धोने के सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, बिल्कुल सफाई कर रहे हैं, धो रहे हैं, इतना क्यूट लग रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, ये तो बकरीद मैं खड़े होकर देख रही कि यार हाउ नाइस इज दिस, कि कितनी अच्छी बात है कि जानवर का आप ख्याल रख रहे हैं, गर्मी है तो आप वो सर्विस उनको दे रहे हैं कि हम आपके जानवरों को ना वॉश करते हैं, खुद तो बगैर लाइट के रह रहे हैं, लेकिन चलो जानवरों को तो ध्यान देना। मुझे अच्छा लगा। अच्छा देखें, हज का बिल्कुल ऐसे ही है, तो अब ये भी जरा लोगों को बताएं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये विंडो अब के इलेक्ट्रिक की और बिजली के हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा।
और आपको इससे मुताल्लिक़ ज़रा डिटेल्स दें। मनासिक हज की अदायगी के सिलसिले में आज़मीन हज कल खेमों के शहर मिना पहुँचे थे, जहाँ आज़मीन रात भर मिना में इबादत में मसरूफ़ रहे हैं। पाकिस्तानी आज़मी समेत लाखों कलमा गो फरीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे और मिना में खेमा बस्तियाँ जैसे हमने आपको बताया कि कायम हो चुकी हैं। मक्का मुकर्रमा में मुकीम दुनिया भर से जो हाजी हैं वो पहुँचे हैं और हज की अदायगी होगी, खुतबा होगा हज का और उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला। तो हज से मुताल्लिक़ तो हमने शो का आगाज़ ही किया और सबसे बड़ी हमारी टॉप स्टोरी तो यही थी कि एक सबसे बड़ा इवेंट है ये मुसलमानों का। और जैसे रिफ्रेशर की हमने बात की ना कि एक रिफ्रेशर कोर्स है ये अपने अंदर अपनी बुराइयों को टटोलने का, अपनी खामियों को देखने का, अल्लाह से अपने राबते को मजबूत करने का ये ज़रिया है कि आप वो जो अल्लाह के अहकामात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो आप तक पहुँचे, क्या उन अहकामात पर अमल पैरा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया के लिए पॉजिटिव तरीके से कोई काम कर रहे हैं या नेगेटिव तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हेयर आफ्टर में हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ये है, हमारा ईमान ही ये है कि हेयर आफ्टर यानी जब आप ऊपर जाएंगे अल्लाह आपको बुलाएगा तो एक डूम्सडे होगा और वहाँ हिसाब किताब होगा और वहाँ बताया जाएगा कि आपने ये दुनिया में किया है, ये गुड डीड्स किया है, ये बैड डीड्स किया है। गुड डीड्स जो किए हैं उनका अजर मिलेगा, जो बैड डीड्स किए हैं उनकी सज़ा मिलेगी। जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है कि आप एक बेहतर इंसान बन सके। तो फरीज़ा हज की अदायगी के लिए जब ये तमाम दुनिया के मुसलमान पहुंचते हैं तो मुसलमानों की जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उससे मुताल्लिक़ बात होती है। लेकिन हमारी जो उम्मीद है, हमारी तवक्कुआत यही है कि जब ये एक सबसे बड़ा दुनिया का गेट टुगेदर होता है और लोग यहाँ पर एक दूसरे से बैठकर बात करते हैं, उसके बावजूद मुसलमानों की हालत ज़ार, मुसलमान बदहाली का शिकार क्यों हैं? मुस्लिम ममालिक में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो इसराइल की तरफ से गजा में मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके बारे में मुस्लिम उम्मा क्यों नहीं जाग रही है? हज तो की अदायगी तो होती है लाखों की तादाद में, नमाज की अदायगी तो होती है, रोज़ा तो हम रखते ही हैं, लोगों की भलाई के काम करते ही हैं, लेकिन इंसानियत का जज्बा हमारे अंदर कहाँ है? मुस्लिम नेशंस में ये जो OIC है इसके अंदर क्या रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया? तो हमें जनाब इस वक्त जो कहेगा आलिम दीन जी मुफ्ती मोहम्मद नवेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि हज की ये जो फरीज़ा हज की अदायगी है इसकी ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो ये बताइए एक मुसलमान के लिए, और क्यों फ़र्ज रखा अल्लाह ने? कोई वजह होगी ना, कोई तौजी होगी इसकी, उसको हाईलाइट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये आज का दिन है, अल्लाह ताला आलम इस्लाम के लिए इसको मुबारक फरमाए। सबसे पहले तो हमारी दुआ है। दूसरा, पाकिस्तान के लिए इस दिन को मुबारक करे कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, ख़ास तौर पर सरहदों के हमारी मुसल्लह अफवाज को अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत, ताकत और हौसला अता फरमाए दुश्मन के मुकाबले में। हज की फ़र्ज़ियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में की है और इसको इस्तिताअत के साथ मशरूत किया है कि हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान जिसके अंदर हज की शराइत पाई जाती हों वो हज करने के लिए जाएगा। तो इसको ये चूंकि इंसान फितरत के करीब होता है और इंसान रंगो नस्ल से बिल्कुल वरा होकर, नबी अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा हुज्जतुल विदा उसमें इरशाद फरमाया था कि आज के दिन किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है। एक लिबास में एक कलाम पढ़ते हुए वहाँ अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किबरियाई को बयान करते हैं और ये मुसलमानों की अज़मत का निशान है। यानी मुसलमानों की ताकत और क़ुव्वत के माहिर इसमें हैं कि आलम इस्लाम के मुसलमान एक जगह पर जमा होकर एक रब की वहदतियत का इकरार करके दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि आओ, ये आखिरत का मजहर है। यानी जिस तरीके से हम कल क़यामत के दिन खुली छत के नीचे होंगे, इस वक्त हम यहाँ एक खुली छत के नीचे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हज जो है वो रखा गया और चूंकि ये फितरत के करीब है। और दूसरा ये कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के निशानात हैं। हज क्या है? जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वो जो
याद है, उस याद को पेश नज़र रखना और उन जगहों पर जहां उन्होंने चले, जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी की, वो तमाम तर चीजें जो नबी अलैहिस्सलाम ने की हैं उनके मुताबिक अमल करना। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि क्या हम अमल कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, कोई ताकतवर, कोई कमजोर नहीं, सब बराबर इस्लाम की रूह से ये फॉलो किया जा रहा है। अगर ये फॉलो किया जा रहा होता तो आज हमारी जुबुहाली, आज हमारी तबाही और आज हमारी बर्बादी ना होती, आज गजा मिट न चुका होता। अगर ये चीजें पेश नजर होती तो अल मुस्लिमों का जसदिल वाहिद पे अमल होता, मुसलमान एक जान होते, तो आज हमें इन मसाइल का सामना न होता। ये हमारी बदकिस्मती कहिए या हमारा कुरान और सुन्नत से दूर होना चाहिए कि आज हम जो है ना वो छोटे छोटे मुल्कों में बट गए। आज जो है ना वो रंगो नस्ल के नाम पर हमने अपनी अंदर जो है ना वो तफरीक कर ली। तो इस तफरीक ही की वजह से आज हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस घुटन के माहौल में भी हज एक ऐसी चीज है कि जहां कम अज कम ये मजहर नजर आता है कि ये तमाम लोग जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो रहे हैं। और अल्लाह करे कि जिस तरीके से हम ये 1-2 दिन वहाँ ये मजहर दिखाते हैं, हम सारा साल ऐसा बन जाए, हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर लेजा, हर आन इसी तरीके से गुजरे, तो फिर हमारे मसाइल आज खुद खत्म हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया और हज की अहमियत से मुताल्लिक़ बताया। और उन्होंने कहा कि हम अभी रंग नस्ल में, फ़िरक़ों में हम हैं, हम बरादरी सिस्टम में बटे हुए हैं। वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो नहीं कर रहे। हालांकि वाज़े तौर पर यह अहकामात है कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है इल्ला ये कि किसमें कितना तक़वा है और जबर के खिलाफ आवाज उठाना ज़रूरी है। लेकिन कितने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्या किया है हमने। और ये जो भी होता है कि जब आप जालिम को जुल्म करने देते हैं ना सुहेब, फिर सबको जो है ना उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह के नज़दीक वही मुकर्रब जालिम है, तो सबके लिए आएगा ना। फिर तो उसने जब देखा कि मैंने इसके साथ जुल्म किया, किसी ने नहीं रोका, वो दूसरों के साथ जुल्म करेगा, और किसी ने नहीं रोका, फिर और लोगों के साथ जुल्म करेगा। तो और देखिए बात यही है कि हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात करते हैं ना, तो इसमें भी वाज़ेह है कि अल्लाह रहीम व करीम है, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह जानता है कि क्या कोताहियाँ हमसे हो सकती हैं, क्या हमारे अंदर खामियां हैं, क्या नकायस हैं, तो वो माफ़ करने वाला है, अपने हुकूक माफ़ करने वाला है। और हमारी इल्तिजा भी यही, हम तलबगार हैं मुआफ़ी के। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, इंसान के हुकूक जो अल्लाह ने आप पर, हम पर फ़र्ज किए हैं सब पर, तो वो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। वो आपको उसी इंसान से माफी मांगनी पड़ेगी और फिर वो मौका नहीं आएगा, वो इंसान आपको मिलेगा नहीं, वो वक्त आएगा नहीं। और दुनिया जो है कि एग्जामिनेशन हॉल है, आपके इम्तिहान है, हर रोज, हर घंटा, हर सेकंड, हर मिनट इम्तिहान है आपकी नफ्स का। क्या करेंगे आप, क्या चूज करेंगे, राइट रॉन्ग। और इस बकरीद पर आप ये अहद करें कि जो आपसे नाराज हैं उनको मना लें, जिनके साथ आपने ज्यादती की है उनको जाके दिलजोई उनकी कर ले, कबल इसके कि फिर आपके पास वक्त। और जो नाराज हैं वो भी नखरे कम करें और जल्दी मान जाएं। ये भी होता है कि आप किसी को मना रहे होते हैं तो उनके नखरे नहीं खत्म होते, उनकी अना नहीं खत्म होती, उनकी मैं नहीं खत्म होती है, तब आप क्या करें। 7 ये भी सोचने की बात है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। कल चांद रात है भाई। हाँ जी कल बिल्कुल, और उसके बाद ईद। चलिए जी फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग।